भारतीय लेखांकन मानदंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आप सीख पाएंगे भारतीय लेखांकन मानदंडों का महत्व तथा निर्गमन समझना, भारतीय लेखांकन मानदंडों के निर्गमन की आवश्यकता को समझना, वैश्विक मानदंडों के प्रति सामंजस्य के लिए आवश्यकता, नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। विगत दशक ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तनों को देखा है। मुद्रा की खोज में अंतर्राष्ट्रीय निगमों का उदय न केवल विकास को भड़काने के लिए था, वरन चल रही गतिविधियों को संजोए रखने के लिए था। इसने देशों के बीच की सीमाओं को लांघकर दुनिया के सभी भागों से पूंजी जुटाने की आवश्यकता को बलवती बनाया है। प्रत्येक देश के लेखांकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन के लिए अपने अपने नियम तथा नियम विधान होते हैं। अतः जब एक उपक्रम उस देश के अतिरिक्त के बाजारों से पूंजी जुटाने का निर्णय लेता है जिसमें वह स्थित है, तो उस अन्य देश के नियम तथा नियम विधान लागू होंगे तथा यह आगे अपेक्षा करेगा कि उपक्रम अपने मूल देश के नियमों की तुलना में किसी दूसरे देश में वित्तीय प्रतिवेदन का संचालन करने वाले नियमों के बीच अंतर को समझने की स्थिति में हो। अतः परिवर्तन तथा पुनर्स्थापन एक ऐसी दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो हर तरह से तेजी से वैश्विक होता जा रहा है। अपने आप में भी लेखांकन मानदंडों तथा सिद्धांतों को काफ़ी पुष्ट होने की आवश्यकता है ताकि व्यापक समाज वित्तीय विवरणों में भरोसे की मात्रा विकसित कर सके जो उनके समक्ष संगठनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक तथा निवेशक समान लेखांकन मानदंडों पर आधारित वित्तीय विवरणों की तुलना करना चाहेंगे तथा यह सीमा पार को फाइलिंग्स के लिए लेखांकन मानदंडों के एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार्य समुच्चय के लिए बढ़ते समर्थन का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। दुनिया भर में वित्तीय प्रतिवेदन की तारतम्यता उन सूचनाओं में सामान्य तौर पर निवेशकों के भरोसे की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेंगे जिनका वे अपने निर्णयों को लेने के लिए तथा उनकी जोखिमों का आकलन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। विधान द्वारा भी एक दृढ़ आवश्यकता अनुभव की गई है कि वित्तीय विवरणों में समरूपता, विवेकीकरण, तुलनीयता, पारदर्शिता तथा ग्राह्यता लाई जाए। दुनिया भर में लेखांकन मानदंडों की विविधता को देखते हुए यह जनहित में नज़र नहीं आता। यदि एक सी घटना के लिए लेखांकन तथा सूचना अलग अलग रिपोर्टेड नंबर्स प्रदान करती है जो मानदंडों की प्रणाली पर निर्भर करता है जिनका प्रयोग किया जा रहा है, तो यह आत्मसाक्ष्य हो जाता है कि लेखांकन इन संस्थाओं का प्रयोग कर रहे लोगों की आंखों में बढ़ते हुए अविश्वास को उत्पन्न कर देगा। यह मतिभ्रम पैदा करता है, गलतियों को प्रोत्साहन देगा तथा कपटों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन सभी समस्याओं का निदान है कि उच्चतम गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों का एक समुच्चय तैयार किया जाए जो लोगों के हित में कृत संकल्प लगे। वैश्विक मानदंड दुनिया भर में मुद्रा के आवागम को सुचारू बनाते हैं। विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में वैश्विक सूचयन हो पाता है तथा वित्तीय विवरणों की तुलनीयता संभव हो पाती है। वित्तीय प्रतिवेदन तथा लेखांकन मानदंडों का सामंजस्य एक मूल्यवान प्रक्रिया है जो वैश्विक निवेश के स्वतंत्र प्रवाह के प्रति योगदान करता है तथा सभी पूंजी बाजार के हितधारकों के लिए पर्याप्त लाभों की अभिप्राप्ति कराता है। यह एक वैश्विक आधार पर निवेशों की तुलना के लिए निवेशकों की योग्यता में सुधार लाता है तथा वैश्विक गतिविधियों वाली कंपनियों के लिए प्रतिवेदन में सुधार लाता है एवं कुछ महंगी आवश्यकताओं का निराकरण करता है, जैसे वित्तीय विवरणों को दोबारा से तैयार करना। इसमें यह क्षमता है कि जवाबदेही का एक नया मानदंड तैयार कर सके तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके जो नियंत्रणकर्ताओं सहित बाजार के समस्त भागीदारों के लिए भारी महत्व के मूल्य होते हैं। यह रिपोर्टिंग फर्मों के लिए
क्रियात्मक चुनौतियों को कम करता है तथा उनके मूल्यों पर फोकस करता है एवं मानदंडों के बढ़ते हुए एकीकृत समुच्चय के इर्द गिर्द प्रतिभा पर जोर देता है। यह मानदंड के स्थापकों तथा अन्य हितधारकों के लिए अद्भुत अवसरों का सृजन करता है ताकि वे रिपोर्टिंग मॉडल सुधार सकें। ऐसी कंपनियों के लिए जिनका देश तथा विदेश में संयुक्त सूचीयन है, ऐसा सामंजस्य बहुत महत्व का हो जाता है। वैश्विक मानदंडों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वैश्विक प्रतिवेदन के प्रति सामंजस्य प्राप्त करने के इरादे से लंदन में स्थित ग्रुप यथा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी IASC, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के विकास के लिए उत्तरदायी थी, की जून 1973 में स्थापना की गई। अब इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB के नाम से जाना जाता है। IASC में 75 से अधिक देशों की पेशेवर संस्थाएं शामिल है। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान सहित प्राथमिकतः IASC की स्थापना जनहित में अंकेक्षित वित्तीय विवरणों, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रस्तुति में अपनाए जाने वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सृजन तथा प्रकाशन के लिए की गई थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदंडों की स्वीकृति तथा पालन को विकसित करने के लिए किया गया। IASC के सदस्यों ने IASC द्वारा लागू किए गए मानदंडों का समर्थन करने तथा अपने अपने देशों में इन मानदंडों का प्रचार प्रसार करने का उत्तरदायित्व संभाला। सन 1973 से 2001 के बीच IASC ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी किए। 1997 से 1999 के बीच IASC ने अपने संगठन की संरचना की, जिसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB की उत्पत्ति हुई। ये परिवर्तन अप्रैल 1, 2001 से लागू किए गए। तदुपरांत IASB ने चालू तथा भावी मानदंडों के बारे में वित्तीय विवरण जारी किए। IASB अपने मानदंडों को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रूप में घोषित एक सारिणी में प्रकाशित करता है, लेकिन IASB ने IASC द्वारा जारी किए गए मानदंडों को खारिज भी नहीं किया। इन उद्घोषणाओं को यथावत इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS के रूप में नामजद किया जाना जारी रहा। मद IFRS में शामिल है। IASB द्वारा जारी IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी IASC द्वारा जारी IAS, स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशंस कमेटी SIC द्वारा जारी इंटरप्रिटेशंस तथा IFRS इंटरप्रिटेशंस कमेटी को IASB द्वारा निर्गमित इंटरप्रिटेशंस। IFRS को मानदंडों का सिद्धांत आधारित समुच्चय माना जाता है। वास्तव में वे विशिष्ट उपचारों का आदेश देने के स्थान पर व्यापक नियमों की स्थापना करते हैं। प्रत्येक बड़ा देश किसी न किसी सीमा तक उनको अपनाने के लिए गतिशील हुआ है। बड़ी मात्रा में अधिसत्ताएं सार्वजनिक कंपनियों से अपेक्षा करती है कि IFRS का प्रयोग करें। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन उद्देश्यों के उद्देश्यार्थ तथा साथ ही बैंक, बीमा कंपनियां तथा स्टॉक एक्सचेंज अपनी वैधानिक तौर पर अपेक्षित रिपोर्टों के लिए उनका प्रयोग करते हैं। यह अपेक्षा 7,000 उपक्रमों को प्रभावित करेगी। उनकी सहायक कंपनियों सहित समता निवेशकों तथा संयुक्त उपक्रम साझेदारों के साथ IFRS का बढ़ता प्रयोग केवल सार्वजनिक कंपनियों की सूचीयन अपेक्षाओं के लिए या वैधानिक रिपोर्टिंग के लिए ही सीमित नहीं है। अनेक ऋणदाता तथा नियामक एवं सरकारी संस्थाएं भी वित्त प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग से संबंधित स्थानीय वित्तीय प्रतिवेदन दायित्वों को पूरा करने के लिए IFRS की ओर देख रही है। IFRS के साथ सामंजस्य के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विथ IFRS। IFRS के साथ सामंजस्य के अनेक लाभ हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, निवेशक, उद्योग आदि।
अर्थव्यवस्था। जब बाजार वैश्विक तौर पर विस्तार करते हैं तो सामंजस्य की आवश्यकता बढ़ जाती है। चूंकि सामंजस्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विकास का बढ़ावा देकर वह व्यवस्थित तथा प्रभावी पूंजी बाजारों के अनुरक्षण को सुचारू बनाता है तथा साथ ही पूंजी निर्माण को बढ़ाने में सहायता करता है तथा इस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश को उत्साहित करता है तथा इस प्रकार देश को अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की ओर आगे बढ़ाता है। निवेशक इन्वेस्टर्स सामंजस्य के लिए एक दृढ़ मामला ऐसे निवेशकों के दृष्टिकोण से किया जा सकता है जो अपने निजी देश के बाहर निवेश करने की सोचते हैं। निवेशक सूचना चाहते हैं जो अधिक संगत, विश्वसनीय, सामयिक तथा दुनिया भर में तुलनीय हो। तैयार किए गए वित्तीय विवरण जो लेखांकन मानदंडों के एक सामान्य समुच्चय का प्रयोग करते हैं, निवेशकों की मदद करता है निवेश अवसरों को और अच्छी तरह समझने में। ठीक उसके विपरीत जो राष्ट्रीय लेखांकन मानदंडों के अलग अलग समुच्चयों को प्रयोग करके बनाए गए वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने के लिए निवेशकों का धैर्य दृढ़ होता है जब प्रयुक्त लेखांकन मानदंड वैश्विक तौर पर स्वीकार्य होते हैं। आईएफआरएस के सामंजस्य तथा उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय विवरणों में निवेशकों को समझ तथा भरोसे के प्रति योगदान करता है। उद्योग सामंजस्य के प्रति आंदोलन में एक बड़ी शक्ति उद्योग का हित रही है। उद्योग अपेक्षाकृत नीची लागत पर विदेशी बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए समर्थ हो जाता है यदि यह विदेशी निवेशकों के दिमाग में भरोसा पैदा कर सकता है कि उनके वित्तीय विवरण वैश्विक तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानदंडों का पालन करते हैं। देश से देश के बीच लेखांकन मानदंडों में विविधता के साथ वे उपकरण जो अलग अलग देशों में ऑपरेट करते हैं उन देशों में व्यापक विविध लेखांकन अपेक्षाओं का सामना करते हैं। वित्तीय प्रतिवेदन का भार लेखांकन मानदंडों के सामंजस्य से कम हो जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत तथा समूह वित्तीय विवरणों को संरचना की प्रक्रिया को साथ बना देता है तथा इस प्रकार लेखांकन मानदंडों के विभिन्न समुच्चयों का प्रयोग करके वित्तीय विवरणों की रचना की लागतों को घटा देता है। भारतीय लेखांकन मानदंडों में विकास डेवलपमेंट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस आईएफआरएस के प्रति पहला चरण द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स आईएफआरएस। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भारत की लेखांकन मानदंड स्थापना संस्था होने के कारण विगत 2006 में अपने वित्तीय विवरणों के माध्यम से भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा संप्रेषित वित्तीय सूचना की स्वीकार्यता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के इरादे से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB द्वारा जारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के प्रति संवहन की प्रक्रिया प्रारंभ की। IFRS के प्रति यह दौर भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने ICAI के परामर्श के साथ सामंजस्य का निर्णय लिया तथा IASB द्वारा जारी IFRS के न अपनाए जाने का फैसला किया। अनुशीलन की अपेक्षा सामंजस्य का निर्णय IFRS के अनिवार्यताओं की व्यापक समीक्षा तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया। तदनुसार IFRS संविलियित भारतीय लेखांकन मानदंड इंड एएस का सृजन करते समय इस बात के भरसक प्रयास किए गए कि इन मानदंडों को जितना संभव हो सके तत्संबंध IFRS के समकक्ष तथा प्रस्थान केवल तभी किया जाए जहां ऐसा करना एकदम आवश्यक समझा जाए। इन परिवर्तनों को विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी संबंध परिवर्तित किए गए ताकि इनको कानून में प्रयुक्त शब्दावली के साथ संगत बनाया जा सके। देश के आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए जा चुके हैं जो IFRS द्वारा विद्यमान लाए गए आर्थिक वातावरण की तुलना में भिन्न हो। भारतीय लेखांकन मानदंड इंड IAS क्या है? What are Indian accounting standards as IND AS? Indian accounting standards
इंड एएस को आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एएसबी के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित सामंजस्य सुधा मानदंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस है, जिनका नेचुरल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स NACAS के परामर्श से जारी किया गया है। NACAS सिफारिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA को इन मानदंडों की MCA को भारत में कंपनियों के लिए लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों का खुलासा करना होता है। दी इंड एएस को ठीक उसी तरह से नामांकित तथा क्रमांकित किया गया है जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। भारत सरकार IFRS सामंजस्य सुधा इंड एएस के प्रति वचनबद्ध। प्रारंभ में इंड एएस को वर्ष 2011 से क्रियान्वित करने की आशा की गई, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर मुद्दों सहित कुछ मामले अभी तक देखे जाने बाकी थे, अतः मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इंड एएस के क्रियान्वयन की तिथि को स्थगित करने का निर्णय लिया। जुलाई 2014 में भारत के वित्त मंत्रालय ने उस समय श्री अरुण जेटली ने अपने वित्त बजट भाषण में भारतीय कंपनियों द्वारा नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस के अनुपालन के माध्यम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के साथ विद्यमान लेखांकन मानदंडों के सामंजस्य करने की तात्कालिक घोषणा की। उपरोक्त घोषणा के बाद IFRS कन्वर्जेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA ने कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 वाइड नोटिफिकेशन डेटेड फरवरी 16, 2015 को जारी किया, जो बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अतिरिक्त कंपनियों के लिए इंड एएस के क्रियान्वयन का संशोधित रोड मैप कवर करता था तथा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस अधिसूचना के अनुसार इंड एएस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सामंजस्य में है को अप्रैल 1, 2015 से स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा तथा 1 अप्रैल 2016 से अनिवार्य तौर पर। बाद में 2016 में MCA ने इंड एएस के क्रियान्वयन तिथि की घोषणा करते हुए NBFC के लिए रोड मैप की अधिसूचना जारी की। इसी तरह बैंकिंग तथा बीमा नियंत्रक अधिसत्ता ने क्रमशः बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों के लिए इंड एएस के क्रियान्वयन हेतु पृथक रोड मैप जारी किए गए। इंड एएस की सूची, लिस्ट ऑफ इंड एएस नंबर 101, जिनका भारत में टाइटल है भारतीय लेखांकन मानदंडों का पहली बार अनुशीलन, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस 102 अंश आधारित भुगतान, शेयर बेस्ड पेमेंट। 103 व्यावसायिक संयोजन, बिजनेस कॉम्बिनेशन। 104 बीमा अनुबंध, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। 105 विक्रय तथा बंद हुई गतिविधियों के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। 106 खनिज संसाधनों की खोज तथा मूल्यांकन, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। 107 वित्तीय प्रपत्र, अभिव्यक्तियाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्क्लोजर्स। 108 परिचालन प्रखंड, ऑपरेशन सेगमेंट्स। 109 वित्तीय प्रपत्र, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 110 समेकित वित्तीय विवरण, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 111 संयुक्त व्यवस्थाएं, जॉइंट अरेंजमेंट्स। 112 अन्य संस्थाओं में हितों की अभिव्यक्ति, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। 113 उचित मूल्य मापांकन, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। 114 नियामक आस्थगन खाते, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 स्टॉक इन्वेंट्रीज। 7 रोकड़ी प्रवाहों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। 8 लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन तथा विभ्रम, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाएं, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 11 निर्माणी अनुबंध, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 12 आयकर, इनकम टैक्स। 16 संपत्ति संयंत्र तथा उपक्रम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स।
17 पट्टे लीज, 18 आगम रेवेन्यूज, 19 कर्मचारी लाभ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 20 सरकारी सहायताओं के लिए लेखांकन तथा सरकारी सहायता की अभिव्यक्ति अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 23 ऋण लेने की लागतें बोरोइंग कॉस्ट्स, 24 संबंध पक्षकार अभिव्यक्तियां रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 27 पृथक वित्तीय विवरण सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 28 सहयोगियों तथा संयुक्त उपक्रमों में निवेश इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, 29 अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय प्रतिवेदन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपरी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, 32 वित्तीय प्रपत्र प्रस्तुति फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन, 33 प्रति अंश उपार्जन अर्निंग पर शेयर, 34 अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36 संपत्तियों तथा अपक्षय इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, 37 प्रावधान संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध संपत्तियां प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, 38 अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स, 40 निवेश संपत्तियां इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, 41 कृषि एग्रीकल्चर। उपरोक्त बताए गए इंड एएस की सूची पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, इनको केवल छात्रों की जानकारी के लिए ही बताया गया है। साथ ही यह ध्यान रखें यह सूची परिवर्तनशील है एवं इसको अंतिम नहीं माना जाए। धन्यवाद।